जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आपके सीटेट के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। ये वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की, दोनों की पेडागोजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। यहाँ उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया जो लगातार सीटेट में आते रहे हैं या ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे जाएंगे। मैथ्स की पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कहूँगा यहाँ पर मैंने शामिल किए हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करने के बाद आप कंप्लीट सीटेट की नोट्स ले सकते हैं। सीटेट की कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर पूरे 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। उन 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा ईवीएस के 20 प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट के लिए और 20 प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट मैथ्स के लिए अलग से दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो मिलेगा ये आपको यहाँ पर सीडीपी के 500 क्वेश्चन भी अलग से प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रदीप को एक टूटा हुआ रूलर दिखाया जाता है और 2 और 3 4 5 6 पूछा जाता है कि रूलर में 5 सेंटीमीटर कहाँ है। वह रूलर उठाता है और रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित करता है। उसका उत्तर जो उसने आंसर दिया वो गलत है क्योंकि वह केवल निशान को दिखा रहा है, न कि 0 और 5 के रूप में चिन्हित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि रूलर टूटा हुआ है और उसे 2 से शुरुआत करना चाहिए तथा 5 सेंटीमीटर को चिन्हित करना चाहिए था, जो कि वांछनीय चिन्ह है। ऑप्शन सी यह बता रहा है कि उसकी संकल्पना त्रुटिपूर्ण है कि 5 सेंटीमीटर एक बिंदु के रूप में है, न कि लंबाई के रूप में। ऑप्शन डी सही है क्योंकि उसने रूलर पर 5 सेंटीमीटर के निशान को सही चिन्हित किया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही राइट आंसर बनना चाहिए कि उससे पूछा गया था कि इसमें 5 सेंटीमीटर कहाँ है, ये पूछा गया और उसने 5 सेंटीमीटर के निशान को चिन्हित किया था। तो उसका जो आंसर था, उसने जो उत्तर दिया वो बिल्कुल ठीक था। 5 सेंटीमीटर के निशान को उसने सही चिन्हित किया है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय जो दिया गया है गणित की पाठ्य पुस्तकों में, सभी प्रकरण जो हैं जितने भी प्रकरण हैं उनमें जो दिया गया है अभ्यास समय को समावेशित किया गया है, यानी उनको शामिल किया गया है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को आनंद और मस्ती प्रदान करना, मजे दिलाने के लिए, बच्चों को एंजॉय कराने के लिए, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करने के लिए, समय को बेहतर सदुपयोग करने के लिए, या विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करने। तो जो आपका अभ्यास समय शामिल किया गया है, जो भी आपके मैथ्स के प्रकरण हैं उनमें जो अभ्यास समय जो है उसको शामिल किया गया, उसके पीछे का सबसे रीजन जो है कि बच्चों को विस्तृत अधिगम के अवसर प्रदान हो, ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है, गणित की भाषा की विशेषता पूछी गई है, कौन सी होनी चाहिए? ऑप्शन ए यह सटीक होनी चाहिए। तो भाई बिल्कुल सही बात है, गणित की भाषा जो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, तभी हम सही आंसर पर पहुंच पाएंगे। दूसरा ऑप्शन यह अस्पष्ट, देखिए अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि विषय में खुलापन जोड़ सके। अस्पष्ट अगर भाषा होगी तो हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी रॉन्ग। तो जहां जहां बी हो उन ऑप्शंस को काट दो। तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें ऑप्शन बी शामिल था। थर्ड, बच्चे के दैनिक जीवन को उपयोग की जानी भाषा के माध्यम से प्रबलित किया जाना चाहिए। तो बच्चे की दैनिक जीवन की भाषा से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी यह अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए, हाईली टेक्निकल लैंग्वेज होनी चाहिए। क्या ये किसकी बात की गई है भाई? प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर
लैंग्वेज जो है ये हाईली टेक्निकल नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। यानी जहां जहां डी हो उसे भी काट दो, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, ये भी कट गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी। ए और सी हमारे राइट आंसर बनेंगे, तो ए और सी ही हमारे राइट आंसर है। इसीलिए मैं कहता हूं एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा सा यूज कीजिए, एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, आंसर पर जल्दी हम लोग पहुंच पाएंगे। क्वेश्चन 4 है एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। कैसे शीर्षक हैं? कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है, यह परिवर्तन किस लिए किया गया है, उसके पीछे का रीजन क्या है भाई? कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए किया गया है। ऑप्शन 2, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने के लिए किया गया है। ऑप्शन सी, उन्हें अलग सा समझाने के लिए किया गया है। या ऑप्शन डी, दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए किया गया है। तो एनसीईआरटी की जो क्लास 4 की पाठ्य पुस्तक है मैथ्स की, उसमें कबाड़ी वाली या भोपाल की शहर, इस प्रकार के जो शीर्षक है उनका प्रयोग जो किया गया है, उसके करने का रीजन ये है कि बच्चे के हम लोग दैनिक जीवन से उन चीजों को जोड़ सकें, रियल लाइफ से हम बच्चे को ऐड कर सकें। एनसीएफ 2005 यही कहता है कि जो भी बच्चे को पढ़ाया जाए उसके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाया जाए, बच्चे की क्लास को बाहर के माहौल से जोड़ कर पढ़ाया जाए, जिससे बच्चा जल्दी सीखेगा। तो दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए पेडागोजी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पेडागोजी में आपके 15 क्वेश्चन पूछे ही जाने, 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से पूछेंगे। और यहाँ जो मैंने शामिल किया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेडागोजी के, ये 15 क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 15 क्वेश्चन ये समझ लीजिए, अगर आपने ये क्वेश्चन किए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी बेहतर है। यहाँ अगर आपका स्कोर 25 प्लस भी रहता है तो आप समझिए आपकी पेडागोजी की तैयारी लगभग लगभग ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, पूरा वीडियो बना के मैंने चैनल पर डाल दिया है, वहां से आप लोग एनईपी पूरा पढ़ लीजिएगा। एनईपी वहां से पढ़ने के बाद आपको एनईपी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। एनईपी के बारे में आपकी समझ जो है वो काफी अच्छी, काफी बेहतर हो जाएगी। के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है, किसको? संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम शामिल नहीं करता। संज्ञानात्मक बिल्कुल करता है, भावात्मक और मनोगत्यात्मक ठीक है भाई। संज्ञानात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। भौतिक और मनोवैज्ञानिक, तो भौतिक और मनोवैज्ञानिक इसमें भी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में इबारती सवालों के लिए सही, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को शामिल करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है कि आपका मैथ्स में, या कह सकते हैं गणित में क्या किया गया है भाई, आपके इसमें मैथ्स के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, उसका रीजन क्या है? तो ऑप्शन ए इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकी को लागू किया जा सके। ऑप्शन बी, इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं होते। ऑप्शन सी, इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। या ऑप्शन डी, इबारती सवाल गणित में कार्य विज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। तो इनको जो शामिल करने का उद्देश्य है, ये उद्देश्य जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है कि इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं यहाँ बच्चा परिस्थिति का एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर। क्वेश्चन 7, भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। भिन्नों की अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए शिक्षक कहां से शुरुआत करेगा? ए बाई के रूप में भिन्न लिखना जिसमें बी नॉट इक्वल 0 हो। जब बी नॉट इक्वल 0 हो जाएगा तो भाई ये भिन्न कैसे बन जाएगी? ठीक है, हाँ भिन्न बन जाएगी, सॉरी नॉट इक्वल 0 कर दिया, तो ये नहीं होगा, होल्ड कीजिए इसको। संख्या पर संख्या रेखा भिन्न का पता लगाना, या विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान करना। ऑप्शन ए, उनके आसपास की वस्तुओं को भिन्न भागों की पहचान करना। तो भिन्नों की अवधारणा को समझाने के लिए, परिचित कराने के लिए बच्चे के जो आसपास
चीजें हैं, बच्चे के दैनिक जीवन की जो चीजें हैं उनसे जोड़कर अगर हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा जल्दी समझने की कोशिश करेगा, बच्चा जल्दी समझेगा। तो ऑप्शन ए जो है कि उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न के भागों की पहचान करना, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन 8, 182 से -67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हम 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए भाई? बच्चों को डांट कर बैठाना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन अलग है भाई। हम अध्यापक अध्यापिका जो भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप बच्चे को बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे, बच्चे को डांट कर बिल्कुल भी नहीं बैठाएंगे। बच्चा पूछ रहा है उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चे को डांटेंगे नहीं। ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण यानी रीग्रुपिंग जो है, रीग्रुपिंग का उपयोग करना चाहिए और पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। ऑप्शन सी, अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दें। ऑप्शन डी, अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए। बच्चे को हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, इग्नोर स्टूडेंट को नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा कि टीचर शुड चेंज द वर्ड बोरिंग टू रीग्रुपिंग एंड देन द शो द प्रोसेस ऑफ रीग्रुपिंग। ठीक है ना, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन 9 जो है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 से पूछा गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं? सबसे कम रूप से प्रासंगिक कौन सी है? फर्स्ट, संबंध स्थापित और निरूपण, दृश्यीकरण यानी विजुअलाइजेशन, यूज ऑफ पैटर्न और मेमोराइजिंग फॉर्मूला, सूत्रों को याद करना। तो यही सबसे कम प्रासंगिक है, यही नकारात्मक टैग वर्ड है, यही नेगेटिव टैग वर्ड है। तो यही आंसर बन जाएगा। सूत्र याद करना, परिभाषा याद करना, सूत्र कंठस्थ करना, कोई भी चीज कंठस्थ करना आ जाए, याद करना आ जाए, ये सभी के सभी नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर बनेगा। नेगेटिव टैग वर्ड जितने भी हैं मैं आपको बता चुका हूँ, पॉजिटिव टैग वर्ड भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 10, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को गणित विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा ड्रिल कार्यपत्रक नहीं होगा, सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची नहीं होगा, क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची नहीं होगा, क्षेत्रीय भ्रमण हो जाएगा, सर्वेक्षण हो जाएगा, परियोजना हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर बनेगा आपका। करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग 10 प्रश्न अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। मैं एक से एक अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे यहाँ पर क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मैथ में देखने के लिए मिलेंगे, आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। और क्वेश्चन 11 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और सीटेट के सभी नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के सभी नोट्स विद प्रैक्टिस सेट आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, ये कौन सी परिस्थिति इनमें से दर्शाती है? ऑप्शन ए, शिक्षिका ने श्याम पट पर अधूरे पहाड़े लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा कर रहे हैं। तो यहां बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं नहीं कर रहे, टीचर ने आधे टेबल कर दिए, उनको कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ ज्ञान का निर्माण नहीं हो रहा। ऑप्शन रिजेक्ट। कक्षा का सर्वोत्तम छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है और बाकी विद्यार्थी पीछे पूछे दोहरा रहे हैं। एक बच्चा या बच्ची क्लास में टेबल पढ़ रही है, उसको सभी फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे दोहरा रिपीट कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। बच्चे एक साथ पहाड़ों की कविता पाठ कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार साड़ियों में व्यवस्थित गतियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग गुणन के पैटर्न में कर रहे हैं, खोज रहे हैं। यहाँ देखिए खोज रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या अन्वेषण करना, खोज करना, ये ऑप्शन आपके पॉजिटिव टैग वर्ड के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन 13,
एनईपी 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। किसके अकॉर्डिंग? एनईपी के अकॉर्डिंग पूछा है। कम होंगी? जी नहीं। मजबूत होंगी? बिल्कुल सही है। सरल होंगी? जी नहीं। हतोत्साहित करने वाली, डिस्करेज करने वाली होंगी? बिल्कुल नहीं। क्या ऑप्शन? स्ट्रेंथ, मजबूत होंगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, एनईपी फिर 2020 से पूछा गया है। प्रत्येक विषय में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु करने पर विचार कर रही है। एनईपी जो है आपका सिलेबस कम करने पर विचार कर रही है, करिकुलम को कम करने पर विचार कर रही है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, ये आपको बताने हैं। परीक्षा में विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को सुधारा जा सके, इसलिए कर रही है। तो भाई ये तो रीजन नहीं है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को सुधारा जा सके, ये भी नहीं होगा। पाठ्यक्रम को पूरा करने में शिक्षकों के भार को कम किया जा सके, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी रटकर सीखने से अलग वास्तविक समझ की ओर बढ़े, ये सी से अलग की बजाय सीखने हैं। बच्चे क्या करें? रटकर नहीं सीखें, उसके ऊपर क्या करें? बच्चे कैसे सीखे? भाई वास्तविक समझ की ओर बढ़े। इसलिए एनईपी करिकुलम को कम करने की कोशिश कर रही है या करने पर विचार कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन, विद्यार्थी रटकर सीखने के बजाय वास्तविक समझ की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। अगेन एनसीएफ से पूछा गया क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण एवं अधिगम में ऐसी गतिविधियां सम्मिलित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कि जिनमें अधिगम्यता की केवल सहभागिता हो। हैव ओनली डायरेक्टेड इन्वॉल्वमेंट लर्नर, जो सीख रहा बच्चा केवल सहभागिता हो, ऐसी होनी चाहिए। जो कम दिनचर्या वाले खेलों पर आधारित हो, जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े, या जिनमें शिक्षक की अधिकता। वह शिक्षक का अधिक हस्ते, वो तो बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चा कैसे सीखेगा? जो मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़े। मूर्त यानी जो चीज हमारी दिखाई दे रही है, जो चीज हमारे सामने है, उससे अमूर्त की ओर, जो चीज दिखाई नहीं दे रही, जो चीज हमारे सामने नहीं है, उनकी ओर हम बढ़ेंगे। तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हमारा बन जाएगा। क्वेश्चन 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित किस पर होना चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है। एनईपी 2020 पर एक वीडियो बना चुका हूं, एक वीडियो एनसीएफ पर भी मैं बना दूंगा। एनसीएफ का वो वीडियो देख लेना, आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। कार्य विधियों को कंठस्थ करने पर, देखिए कंठस्थ करना, याद करना, रटना, सूत्र याद करना, परिभाषा याद करना, नेगेटिव टैगवर्ड है, कट गया भाई। अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों एवं गतिविधियों पर देखते हैं भाई। रटन तदिगम आ गया, नेगेटिव ऑप्शन बनेगा। अभी बताया था कंठस्थ करना रटना एक ही बात है। प्रकरण टॉपिक पर आधारित कई प्रश्नों को हल करने पर, ताकि विद्यार्थी सही प्रणाली सीख सके। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा एनईपी 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण और अधिगम केंद्रित होना चाहिए। अवधारणा का परिचय देने के लिए गणितीय खेलों, पहेलियों, गतिविधियों पर होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17, कक्षा 3 के विद्यार्थी ने योग के प्रश्न को निम्नलिखित प्रकार से हल किया कि 5128 प्लस 2707 बराबर 78,215। अपनी त्रुटि को ज्ञात करने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति आपको बतानी है। विद्यार्थी को उसका उत्तर अपने सहपाठियों के साथ जांच करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, विद्यार्थी को अप्रोक्सीमेट सन्निकट का उपयोग करके योग ज्ञात करने पर अपने उत्तर की तुलना करने के लिए कहेंगे। प्रश्न को दोबारा करके विद्यार्थी अपना उत्तर जांचने के लिए कहें, या विद्यार्थी को गणक या कैलकुलेटर का उपयोग करने के लिए कहें। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा, हम बच्चे से कहेंगे वो अप्रोक्सीमेट में आंसर निकाले, देन अपने आंसर को कंपेयर करे कि उसका आंसर सही है या नहीं। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 18, प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियां, कविताएं और पहेलियों को खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? इनको क्यों शामिल किया गया है? सम्मिलित करने का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, गणित के पाठ्यक्रम को कम करना। भाई सिलेबस को कम करना ये रीजन नहीं है। गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना, बहुत अच्छा ऑप्शन है, वेट कीजिए। बच्चों को फुर्सत गतिविधियां उपलब्ध कराना, ये भी नहीं होगा। गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए अवसर प्रदान करना।
टू प्रोवाइड द ह्यूमर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की कक्षा में हास्य परिहास के लिए अवसर प्रदान करना, या गणित के बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना। प्राथमिक स्तर की एनसीईआरटी की गणित पाठ्य पुस्तकों में विविध रूप से कहानियां, कविता, पहेलियां, खेल शामिल हैं। इनको सम्मिलित करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य जो होना चाहिए, तो इसका भाई अकॉर्डिंग टू मी बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर इसका बनेगा अकॉर्डिंग टू मी। ऑप्शन 19, क्वेश्चन 19, वैदिक गणित के बारे में बात की गई है। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ के लिए, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल के लिए, विद्यार्थी के गणित की एकाग्रता के लिए, या गणित में गणना एवं कौशल तथा गति के लिए। तो आप जानते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के लिए जाना, फास्ट कैलकुलेशन के लिए जाना जाता है, तो गणित में गणना एवं कौशल की गति के लिए, यानी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक के लिए अनुमान, शिक्षक के लिए क्या अनुमान की बात कही है? अनुमान के शिक्षण के समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? अनुमान के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षक को यह समझाना चाहिए कि अनुमान लगाने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। ऑप्शन बी, शिक्षक को उन विद्यार्थियों के उत्तरों की उपेक्षा करनी चाहिए। भाई विद्यार्थी के उत्तर की उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। शिक्षार्थी को उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका अनुमान सबसे निकट है, या शिक्षक को विभिन्न यथोचित उत्तरों को परास यानी कि रेंज के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, तत्पश्चात उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो भाई ऑप्शन डी यही राइट ऑप्शन बनेगा कि आसपास की रेंज के क्वेश्चन है उन पर क्या किए जाना चाहिए? भाई अवसर प्रदान करने चाहिए, देन उन पर क्या करना चाहिए? अब चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है यही आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 20 के लिए। तो 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं सीटेट में अपने। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ आपको अच्छे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। और सीटेट के अगर आप नोट्स लेना चाहें तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसमें नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट सीटेट के दिए जाएंगे 150 मार्क्स के। 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे अलग से ईवीएस के लिए, और 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे अलग से मैथ्स के लिए, और 500 क्वेश्चन सीडीपी के भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसकी फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने और बच्चों को स्वतः स्व अधिगमकर्ता बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है भाई? यह सीखना कि क्या सीखना है, यह सीखना कि कहां से सीखना है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, और यह सीखना कि किससे सीखना। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा, इसका राइट आंसर जो बनेगा ये ऑप्शन नंबर सी जो है ना, कि यह सीखना कैसे सीखना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, संकल्पना को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, संकल्पना को पूर्णतः श्रेणीबद्धता जो है सीरियल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी, संकल्पना को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर की बात की गई है, पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता जो होनी चाहिए भाई, जो चीज हमारे सामने है, जो चीज मुझे दिख रही है, जो चीज मेरे सामने है, हमारे सामने है, जो चीज बच्चों के सामने है, वो मूर्त चीज हो जाएंगी। उनसे अमूर्त चीजों की तरफ हमें चलनी चाहिए। जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही उनकी तरफ चलना चाहिए। तो मूर्त से अमूर्त की ओर चलेंगे, ये सबसे बेस्ट जो रहेगा। मूर्त से अमूर्त की संकल्पनाओं की ओर चलेंगे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी, कि संकल्पना को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये हमारा सही ऑप्शन बनेगा। ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 के लिए
बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, गणित में नैदानिक परीक्षा की बात की गई है, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नैदानिक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, आप मान लीजिए डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले वो क्या कराते हैं, आपके टेस्ट कराए जाते हैं, और उन टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, आपको समस्या क्या है। तो पहले टेस्ट कराए जाते हैं, देन उनका उपचार किया जाता है, देन आपको क्या ये किया जाता है, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। सेम इसी तरीके से नैदानिक परीक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, समझिए। पहला ऑप्शन, माता पिता को बच्चे के घर पर ट्यूशन रखने के लिए बल देना। सिर्फ नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य ये है कि आपका बच्चा वीक है तो आप इसका ट्यूशन लगाइए, भाई ऐसा तो पेरेंट्स से बोल ही नहीं सकते। फिर बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाना, बिल्कुल गलत हो गया। गणित में बच्चे की सीखने में रह गई कमियों को समझना, या बच्चों को कक्षा कक्ष के विभिन्न खंडों सेक्शंस में बांटना। तो अभी क्या मैंने बताया, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके पहले टेस्ट करेगा, देन वो आपका उपचार स्टार्ट करेगा। तो सेम इसमें क्या होगा, बच्चे की जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी बच्चे के अंदर कमियां हैं, उन कमियों को हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे, और इन कमियों को बाद में उपचार किया जाएगा उनका। तो नैदानिक के बाद में उपचारात्मक आता है। तो पहले कौन सी आएगी, नैदानिक, नैदानिक आएगा, उसके बाद उपचारात्मक आता है। तो पहले क्या किया जाएगा, जो भी बच्चों की कमियां रह गई हैं हम उनको जानेंगे कि बच्चे की अभी क्या क्या कमियां रह गई हैं, बच्चे के अंदर अभी क्या कमियां हैं। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भाई, कि संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पहले 9 तक दीजिए, उसके बाद बच्चे को शून्य का परिचय दीजिए। ऑप्शन बी, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। या ऑप्शन डी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। बाकी के जो 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा है? तो बेस्ट ऑप्शन जो बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, ऑप्शन डी रहेगा, कि बच्चों में क्या किया जाना चाहिए, जब बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित हो जाए, संख्या ज्ञान बच्चों में विकसित हो जाए, उसके बाद उन्हें जीरो के बारे में बताया जाना चाहिए, जीरो से परिचय कराया जाना चाहिए। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। 25वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम? प्राइमरी मैथमेटिक्स का इसमें से कौन सा करिकुलम का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्राथमिकता, सॉरी प्रायिकता। ऑप्शन 2, पैटर्न्स। ऑप्शन सी, डाटा हैंडलिंग या आंकड़ों का प्रबंधन। और ऑप्शन डी, एस्टिमेशन या अनुमान लगाना। किसके बारे में बात की गई है भाई? प्राथमिक पर इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए, अनुमान लगाना, एस्टिमेशन शामिल होता है, डाटा हैंडलिंग भी शामिल है, पैटर्न्स भी शामिल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी शामिल नहीं है प्राइमरी लेवल पर। और प्राइमरी लेवल पर ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा, जो नहीं होगा वही राइट आंसर, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारा प्रायिकता राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 26, एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता उसे क्या करना है, आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। ऑप्शन सी, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास या उसे पढ़ाने की विधि। या उसे पढ़ाने की विधि। क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 मानता है गणित में सोचने एवं तर्क का निश्चित तरीका है। नीचे दिए गए कथनों में से वो कथन चुनिए उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। भाई पालन नहीं करता, ये आपसे पूछा गया है, नहीं करता। तो बार बार मैं हर बार वही चीज रिपीट करता हूँ, कंठस्थ करना, याद करना, सूत्र याद करना, प्रवाता याद करना, रटना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो यहाँ सूत्र याद करने वाली बात आई है, सूत्र बताने वाली बात आई है, तो यही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। जब ऑप्शन ए गलत होगा तो हमारा सही आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही बन जाएगा। सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, या आप 9808347403 इस नंबर पर अपना मैथ और ईवीएस से रिलेटेड या सीटेट से कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो आपको डाउट हो, आप उस नंबर पर मैसेज करके अपना हर एक डाउट भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आपको हर एक आपका डाउट क्लियर कराया जाएगा। क्वेश्चन 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां जो है मदद करती हैं किसमें? कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, ऑप्शन सी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, ऑप्शन डी समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, किसमें मदद करती हैं? कक्षा के प्रतिभा संबंध विद्यार्थी को हम लोग पहचान पाएंगे, इसमें मदद करती हैं? जी नहीं। विद्यार्थी को मनोरंजन प्रोवाइड किया जाएगा? जी नहीं। मनोरंजन होगा बट ये नहीं कि उसका उद्देश्य यह है, इसमें मदद करती हैं। ऑप्शन सी समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में या समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका, क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। गणित में क्या हो रहे हैं आप लोग? असफल हो रहे हैं, या निम्नलिखित में से किसी कारण नहीं माना जाएगा। अगर आप लोग गणित से डर रहे हैं या गणित से भयभीत हैं तो उसमें किसी एक को यहाँ पर कारण नहीं माना जा सकता। वो कारण क्या हो सकता है? कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना और लैंगिक भेद। कारण नहीं माना जा सकता, ये ऑप्शन नेगेटिव नकारात्मक जो आंसर होगा वो हमें बताना, क्योंकि नहीं आ गया। तो देखिए कक्षा कक्ष में अनुभव, ये तो भाई बिल्कुल माना जाएगा। गणित में बच्चा ऐसे भयभीत भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। अगर कक्षा कक्ष का माहौल ठीक नहीं है तो प्रतीकात्मक संकेत, ये भी रीजन माना जाएगा। गणित की संरचना जो है ये भी रीजन माना जाएगा। लेकिन लैंगिक भेद जो है, लड़का लड़की वाला जो मैंने मैटर बताया था, पूछा जाता है कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि लड़के ही गणित में आपके अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। मैं फिर वही बोलता हूँ, लड़के बुरा मत मानिएगा कि लड़का एक से गधा मिल जाएगा आपको मैथ्स में, एंड लड़की एक से इंटेलिजेंट आपको देखने के लिए मैथ्स में मिल जाएगी। तो लैंगिक भेद का यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है, लैंगिक भेद यहाँ नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है यही इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, लैंगिक भेद ये नहीं बता सकता कि लड़का मैथ में अच्छा है या लड़की मैथ में अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 28 का यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। किसकी? क्षेत्रफल की अवधारणा को परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र को स्पष्ट करना, या ऑप्शन बी हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, ऑप्शन सी आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, या ऑप्शन डी इकाई वर्ग की गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन जो होना चाहिए कि क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को कहां से शुरुआत करनी चाहिए? तो शिक्षक को शुरुआत करनी चाहिए, ये शुरुआत जो शिक्षक करनी चाहिए, ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर बनेगा कि हथेली, पत्ते, पेंसिल और नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करें। इस क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा कि क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने के लिए शिक्षक को कहां से शुरुआत करनी चाहिए? हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि की विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए। अब आते हैं हम इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपका यहाँ पर गिवन है कि ज्यामितीय समझ, क्या क्वेश्चन है? ज्यामितीय समझ का क्वेश्चन है। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? किसको विकसित किया जा रहा है? ध्यान से समझिएगा, किसको? ज्यामितीय समझ को विकसित किया जा रहा है। वो करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्या है यहाँ पर श्रेणी क्रम सही है? ऑप्शन ए मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण,
या अनौपचारिक निगमन। ऑप्शन बी मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन या औपचारिक निगमन। ऑप्शन सी औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण और विश्लेषण। ऑप्शन डी मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन देन अनौपचारिक निगमन। तो ये श्रेणी क्रम बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी जो है, ये जो सीरीज दी गई है, ये जो सीरियल गिवन है आपको कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है, तो पहले मानचित्र चित्रण होगा, फिर विश्लेषण होगा, देन औपचारिक निगमन होगा, फिर औपचारिक निगमन होगा। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो राइट आंसर बनेगा, ये ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो इस तरीके से ये थे हमारे ईवीएस सॉरी मैथ्स पेडागोजी के 30 क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर शामिल किया था। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के 30 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको डिक्टो यहाँ से देखने के लिए मिल जाए। तो और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको सीटेट के नोट्स तो मिलेंगे ही, इसके अलावा 20 प्रैक्टिस सेट पूरे 150 मार्क्स के प्रोवाइड कराए जाएंगे। 150 मार्क्स के 20 प्रैक्टिस सेट के अलावा यहाँ आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे ईवीएस के, 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे मैथ्स के लिए, और ईवीएस के 500 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। 500 क्वेश्चन सीडीपी के भी आपको यहाँ पर अलग से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये थे भैया आज के सुपर 30 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो क्लास या सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।